हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी को मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। देखा जाए यह तो डी ब्लॉक के तत्व या फिर कह सकते हो संक्रमण तत्व जो क्रोमियम है उसका यह एक क्या है, यौगिक है। इसकी आज हम संपूर्ण जानकारी, पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे इसको हम बना सकते हैं, क्या इसका भौतिक और रासायनिक गुण है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम इसमें समझाएंगे और वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का किस प्रकार का ऑक्सीकारक गुण है या किस प्रकार यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है, इस पर हम आपको डिटेल चर्चा लेकर चलेंगे। और दोस्तों आपको एक इसमें ऐसा ट्रिक्स बताएंगे जिसकी सहायता से इसके ऑक्सीकारक गुण को आप सरलता से समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले प्रारंभिक जानकारी की ओर थोड़ा सा, और कह सकते हैं कि इसके भौतिक गुण अगर देखा जाए तो यही है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये नारंगी रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये नारंगी रंग का कैसा है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। पहली जानकारी, बिल्कुल सुंदर कह सकते हैं, रंगोली कलर का दिखता है, बिल्कुल नारंगी दिखाई देता है। अगर बात करें हम इसका गलनांक का, मेल्टिंग पॉइंट का, तो इसका गलनांक जो होता है लगभग 398 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल नारंगी रंग का क्या है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, और कैसा इसका गलनांक, तो 398 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर देखा जाए तो इसका जो अणु भार होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है क्या, 294 होता है। और सबसे बड़ी विशेषता है क्या कि यह एक महत्वपूर्ण क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। और इसको कह सकते हैं हम ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में कई जगह हम उपयोग करते हैं। अगर इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग देखा जाए ना, तो आयतन मितीय विश्लेषण, आयतन मितीय विश्लेषण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइट्रेशन या अनुमापन, इसमें क्या होता है ना, प्राथमिक मानक पदार्थ, प्राथमिक मानक है ना, के रूप में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं, कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ उपयोग है। तो सबसे अधिक क्या है, आयतन मितीय विश्लेषण या अनुमापन में क्या होता है, प्राथमिक मानक के रूप में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसकी कहा, दूसरी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम समझेंगे क्या इसकी बनाने की कौन सी विधि है, हम किस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए जो होता है, मेन जो है क्रोमाइट अयस्क का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे हम, क्रोमाइट अयस्क का यूज करेंगे। और क्रोमाइट अयस्क को हम 2-3 रूपों में हम प्रदर्शित करते हैं। या तो प्रदर्शित कर सकते हैं क्या, FeCrO2 होल्ट वाइज, इस रूप में भी लिख सकते हैं। या इसका लिखने का दूसरा तरीका क्या है, कुछ ऐसा भी है। Fe देखिए होल्ट वाइज है, मतलब क्या होगा ये, Cr2 2 दूना 4 मतलब Cr2O4, यानी क्रोमाइट अयस्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, FeCr2O4। या कह सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा, FeO डॉट, यहां से एक को ले लिए तो क्या बचा इधर, Cr2, इधर क्या बचा, O3। यानी क्रोमाइट अयस्क को हम FeCrO2 होल्ट वाइज से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या FeCr2O4 के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या FeO.Cr2O3 के द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर प्राप्त करना है तो हम इसी क्रोमाइट अयस्क का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। इसी क्रोमाइट अयस्क की सहायता से क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस क्रोमाइट अयस्क से हम कैसे प्राप्त करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए क्रोमाइट अयस्क से अगर क्या करना है, आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना है, तो ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, 3 पदों में चलता है।
सबसे पहला पद ये होता है ना कि जो क्रोमाइट अयस्क होता है, इस क्रोमाइट अयस्क से सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सोडियम क्रोमेट का निर्माण करना होता है पहले पद में। यानी पहला पद एक तरह से कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रोमाइट अयस्क से सोडियम क्रोमेट का बनना या सोडियम क्रोमेट का निर्माण। दूसरा पद अगर देखा जाए तो ये जो सोडियम क्रोमेट होता है, इससे हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्रोमाइट अयस्क से प्राप्त करने के लिए कितने पद यूज होंगे, 3 पद यूज होंगे। पहला पद में क्या होगा, क्रोमाइट अयस्क को कन्वर्ट करेंगे या बदलेंगे किसमें, सोडियम क्रोमेट। कैसे बनाएंगे आगे देखेंगे। दूसरा पद क्या होगा कि ये जो बनेगा सोडियम क्रोमेट, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। और तीसरा और आखिरी पद में क्या होगा, किसी सोडियम डाइक्रोमेट से हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से क्रोमाइट अयस्क का उपयोग किया जाता है। और इस क्रोमाइट अयस्क से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को कुल 3 पदों में क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब एक एक पदों को क्या करेंगे, हम डिटेल लेकर चलते हैं। तो पहला पद क्या है हमारा, सोडियम क्रोमेट का बनना। ठीक है, पहली बात तो समझ लीजिए इसमें हमको किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो पहला पदार्थ तो क्या होगा, क्रोमाइट अयस्क ही चाहिए हमको। क्रोमाइट का सूत्र हम क्या बताए थे, तो मैं एक लेके चल रहा हूं, कैसा, ये वाला ना, FeO.Cr2O3, इसी को लेकर हम चलेंगे दोस्तों। दूसरा पदार्थ जो है सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए हमको क्या, धावन सोडा की आवश्यकता होगी। धावन सोडा, सूत्र क्या होगा, कपड़ा धोने का सोडा ना, सूत्र होगा Na2CO3। और ये तीसरा एक और रासायनिक पदार्थ चाहिए जिसका नाम क्या है, बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना। बिना बुझा चूना, सूत्र क्या होता है इसका, CO, कैल्शियम ऑक्साइड। हालांकि देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ये 2 पदार्थ ही भाग लेगा, तो फिर ये बिना बुझा चूना का यहाँ रोल क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ये वास्तव में क्या होता है, पदार्थ को जो होता है सरंध्र बनाने का कार्य करता है, ताकि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, बहुत अच्छा स्पॉन्जी, यानी छोटी छोटी कह सकते हैं छिद्र युक्त या रंध्र में बनाने का काम करता है। कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया केवल 2 के बीच होगा, किसका, क्रोमाइट के बीच और कैसा, धावन सोडा के बीच। अब हम समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए कुछ पदों को समझिए, बातों को। सबसे पहले जो यहाँ पे क्रोमाइट अयस्क होता है ना, इस क्रोमाइट अयस्क को क्या करते हैं, हम बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेंगे। क्या करेंगे, हम बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेंगे। ठीक, अब इसी बारीक चूर्ण पीसने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा को क्या करेंगे, मिश्रित कर लेंगे। इसके साथ और क्या मिला देंगे इसमें, तो बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना, ये तीनों आपस में क्या कर दिए, हम मिश्रित कर दिए। तीनों का हमने क्या किया, यहाँ पे मिश्रण प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब इस मिश्रण को क्या करते हैं, परावर्तनी भट्ठी, क्या करते हैं, परावर्तनी भट्ठी में। और याद रखिएगा वायु की अधिकता में, वायु की क्या करेंगे, हम अधिकता में क्या करेंगे, इसका हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब भर्जन। भर्जन करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसी भर्जन करेंगे ना, तो ये तत्काल यहां पे हमको क्या मिलेगा, तो यहां सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर क्वालिटी क्या हो गया, यहां पे कैसे बना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रोमाइट अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीस लिया। और इसी चूर्ण में हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा कह रहे हैं, कपड़े धोने का सोडा, और बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, मिश्रित कर लिया। अब मिश्रित करने के बाद क्या किया हमने, इसको परावर्तनी भट्ठी में वायु की अधिकता में, लगातार ऑक्सीजन प्रवाहित होगी, वायु की अधिकता में क्या करेंगे, भर्जन या रोस्टिंग करते हैं। भर्जन या रोस्टिंग मतलब क्या करेंगे, इसको कितना गर्म करेंगे, तो पिघलने से पूर्व तक। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ क्या है 1525 डिग्री पर पिघलता है, तो इसको हम गर्म करेंगे कितना, लगभग
तो 1500 के नीचे ही गर्म करेंगे, लगभग 1450 भी गर्म कर सकते हैं या 1500, मतलब पिघलना नहीं चाहिए, पिघलने से पहले तक गर्म करेंगे। भर्जन में क्या होगा, पिघलाते नहीं है, पिघलने से पूर्व तक गर्म करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, पदार्थ को सरंद कर देगा। अब हम समझेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। तो समीकरण, तो सबसे पहले किसका हम यूज कर रहे हैं, क्रोमाइट है। इसका सूत्र क्या है, इसका Cr2O3, ये है ना, FeO.Cr2O3, ये क्रोमाइट गैस है। चूंकि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वायु का अधिकता में, तो क्या करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन से क्रिया होगी। सबसे पहले क्रोमाइट गैस के FeO.Cr2O3 क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक तो बनाता है क्या, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और साथ में यहां क्या बनता है, क्रोमियम ऑक्साइड बनता है Cr2O3। यानी क्रोमाइट गैस जो होगा, जो भरपूर मात्रा में कह सकते हैं हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करके क्या बनाता है यहाँ पे, तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, हेमेटाइट इसको बोलते हैं, और कैसे यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है। इस समीकरण को बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे, तो Fe2 है ना, तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ क्या होगा 4, है ना। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं बैलेंस, आप लोग करके देख सकते हो। ये पहला पद होगा। याद रखिएगा, ये क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ स्थायी नहीं रहता है, ये रासायनिक 2 पदों में होता है। यही जो बना है ना क्रोमियम ऑक्साइड, क्या Cr2O3, ये क्रिया कर लेता है किससे, तो ये क्रिया करता है, हमने क्या मिलाया इसमें, धावन सोडा, ये Na2CO3 के साथ। साथ ही क्या होगा, जो हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं उसके साथ भी ये क्रिया करता है। यानी सबसे पहले पद में क्या हुआ, ये जो क्रोमाइट गैस होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड और क्या करता है, क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। ये क्रोमियम ऑक्साइड स्थायी नहीं होता है, ये क्रोमियम ऑक्साइड क्या होगा, मिलाए गए धावन सोडा को क्या करता है और ऑक्सीजन के साथ, है ना, या कह सकते हो कि क्रोमियम ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में धावन सोडा के साथ क्या होता है, क्रिया करता है। ऐसी धावन सोडा के साथ क्रिया करके ये सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 में, और इधर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो ये 2 अणु भाग लेगा यहाँ पे, इसका जो होता है सोडियम कार्बोनेट का 4 अणु भाग लेता है, और यहाँ इसका सोडियम जो क्रोमेट बनेगा इसके क्या होंगे, 4 अणु बनेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के 4 अणु बनेंगे। चलिए दोस्तों, ये 2 पदों में आंशिक समीकरण विधि है। अब जो मेन पद जो मिल रहे होंगे सो क्या करेंगे, हम काटेंगे। जरा अनुभव करिए, Cr2O3 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, हमको पूरे काटने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, क्योंकि ये माध्यमिक यौगिक है, ये पूरी तरह से क्या होगा, यहां से समाप्त हो जाएगा। ये क्रोमियम ऑक्साइड कुछ समय के लिए बनता है, जो क्रिया करके क्या होता है, समाप्त होता है, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं। बाकी देखिए और कोई मैच नहीं करेगा लेफ्ट टू राइट में ना। अब इसी को क्या करें, हम जोड़ ले टोटल, है ना। देखिए ये तो खैर जस का तस ही रहेगा, 4 FeO.Cr2O3 प्लस इधर बचा है ये और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 Na2CO3 प्लस ये 2 ऑक्सीजन और 1 ये, है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहां बैलेंसी में 3 लग जाएगा ना, तो 3 दूना 6 और 1 क्या होगा, 1 7 O2 हो जाएगा। इधर देखें तो ये 2 Fe2O3 है, नीचे तो नहीं बना है, तो ये 2 Fe2O3 अपने जगह होगा। पहले इसको लिख लेते हैं, तो 4 दूना क्या होगा, 8 Na2CrO4 प्लस ये 2 ही रहेगा ना, 2 Fe2O3 और कुछ बचा, ये 4 दूना क्या बचेगा, 8 CO2। इस प्रकार देखिए सोडियम क्रोमेट का बनने की प्रक्रिया जो होती है, कुल 3 पदों में दिखाए हैं। आप चाहे तो परीक्षा में डायरेक्ट इस पदों को ही लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको आंशिक समीकरण विधि के द्वारा हम जरूर समझाए हैं। आप परीक्षा में चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये तीनों पद को लिख सकते हैं, या फिर केवल एक इस पद को भी लिखकर काम चला सकते हैं। परंतु क्या है ना, इस पद में आपको लंबा पड़ेगा, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, बैलेंसी के लिए भी क्या होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सरल तरीका ये है 3 पदों में, तो जो उचित लगे, या तो आप इन तीनों पदों को इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसके बारे में जानकारी लिख करके केवल ए वाला रासायनिक समीकरण आप दे सकते हैं। दोस्तों, तो ये पहला पद क्या हुआ, सोडियम क्रोमेट का बनना।
चलिए दोस्तों चलते हैं कहां, इसके दूसरे पद की ओर। तो दूसरे पद में क्या है, सोडियम क्रोमेट से हम क्या बनाएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट। देखिए सोडियम क्रोमेट बना चुके थे, अभी क्या सूत्र था इसका, Na2CrO4। अब इसी सोडियम क्रोमेट से हमको क्या प्राप्त करना है, सोडियम डाइक्रोमेट। देखिए दोस्तों करना क्या है ना, ये जो सोडियम क्रोमेट है बस इसकी क्रिया कराना है किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। बस इन दोनों को मिला के क्या कर दीजिए आप, केवल गर्म कर दीजिए। गर्म करते ही यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे तो यहां बनता है सोडियम डाइक्रोमेट। रासायनिक समीकरण क्या होगा जरा समझिए। हमने क्या किया, सोडियम क्रोमेट ले लिया CrO4 और इसकी क्रिया हमने किससे करा दिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, गर्म कर दिया। तो देखिए क्या होता है ना, यहां पे ये Na2 कुल मिला के कैसा बनता है, Na2Cr2O7। ये है दोस्तों क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। साथ में क्या होता है, सोडियम इस SO4 के साथ क्रिया करके बना लेता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट भी बनता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो दूसरे पद में कुल मिलाकर हम क्या लिखेंगे कि अब सोडियम क्रोमेट को क्या करते हैं हम, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो बड़ी शीघ्रता से क्या होता है यहाँ पे, तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। चाहे तो यहाँ पे गर्म का निशान आप दे सकते हैं। इसी समीकरण को बैलेंस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, केवल ये 2 लग जाएगा। ठीक है, इधर बाकी क्या होगा, सारे समीकरण आपको बैलेंस दिख रहे, 2 दूना 4, तो 2 और 2 4, पूरी समीकरण बैलेंस होगा। तो दूसरे पद में सिर्फ आपको एक ही लाइन लिखना है क्या, कि अब सोडियम क्रोमेट को क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। ये रासायनिक समीकरण हम दे देंगे। चलिए दोस्तों चलते कहां, तीसरे पद की ओर। यानी हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट से बनाएंगे कैसा हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तीसरा पद है। तीसरा पद को जरा हम समझते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे। देखिए सोडियम डाइक्रोमेट से क्या करेंगे हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। हमारे पास क्या उपस्थित है, Na2Cr2O7। ये क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। इसकी क्रिया बस कराएंगे हम क्या, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा क्या, K2Cr2O7, है ना। और ध्यान रखिएगा Cl के साथ कौन जुड़ जाएगा, Na, तो कुल मिला के बन जाएगा 2NaCl। K2 उपयोग हुआ, क्या करेंगे, केवल 2 लगा देंगे तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा कैसा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि जब सोडियम, इसमें क्या लिखेंगे कि जब सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है, या कह सकते हैं कि जब सोडियम डाइक्रोमेट के, है ना, विलयन में क्या करेंगे हम, पोटेशियम क्लोराइड मिलाकर विलयन को गर्म करते हैं तो यहाँ क्या मिलता है हमको, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। यही है मुख्य रूप से कैसा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। दोस्तों इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना सकते हैं। चलते हैं कहां, तो अब हम चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के महत्वपूर्ण रासायनिक गुण की ओर। तो दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट के कौन कौन से महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है, एक एक को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला हम लेकर चलते हैं क्या, ऊष्मा का प्रभाव। यानी क्या होगा जब हम क्या करेंगे, K2Cr2O7 को गर्म करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करेंगे हम, गर्म करेंगे। कहा जाता है कि गर्म करने पर क्या होगा, ये अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और अपघटित होकर क्या करता है, ये पोटेशियम क्रोमेट बना लेता है। क्या बना लेगा, ये पोटेशियम क्रोमेट बना लेगा। कैसे जरा देखते हैं। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, K2Cr2O7। अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, लिख सकते हैं चाहे तो क्या, ऊष्मा, तो ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, तो हमने कहा K2Cr4 पोटेशियम क्रोमेट के सूत्र हो जाएगा। तो पहले चीज तो बनाएगा K2Cr4। ध्यान रखिएगा इसके अलावा यहां बनता है क्या, क्रोमियम ऑक्साइड।
Cr2 O3 भी बनाएगा, है ना। इसके अलावा क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ ऑक्सीजन भी क्या होता है, मुक्त होता है। यहां देखा जाए तो क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको डबल करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 1 3 Cr, यहाँ 3 नहीं हो सकता है, तो बैलेंस ही करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 K2Cr O4। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको बैलेंस ही अगर देखा जाए तो 2 में भी बैलेंस हमको लगता नहीं हो पाएगा, ये 4 करना पड़ेगा। तो 4 दूना 8, तो यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। इधर देखा जाए तो क्या हो गया, 4 दूना 8 क्रोमियम, 4 क्रोमियम यहां, मतलब यहां भी 2 करना पड़ेगा, 2 दूना 4 क्रोमियम। मुझे लगता है कि बैलेंस 4 7 28, 4 चौके 16 और 6 22 और 6 कितना 28। तो उष्मा के प्रभाव में हम क्या लिखेंगे कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या होता है, गर्म किया जाता है तो यह अपघटित हो जाता है। किसमें, पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 3 पदार्थों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। ये पहला कैसा है इसका रासायनिक गुण। चलिए दोस्तों, इसका दूसरा रासायनिक गुण देखते हैं क्या, क्षार के साथ क्रिया। अब समझते हैं कि अगर क्षार के साथ क्रिया करते हैं किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो क्या होता है, तो जरा इसको हम देखते हैं। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O से क्रिया किसी क्षार से, NaOH ले ले, KOH ले ले, मान लीजिए हम क्या करते हैं, KOH मिला के इसको गर्म करते हैं, तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, गर्म करने पर अपघटित होकर पोटेशियम क्रोमेट तो बनाता ही है, क्षार के साथ भी अगर क्रिया कराएंगे ना तो पोटेशियम क्रोमेट ही बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट ही बनता है, यहां भी वही बनेगा K2Cr O4। इसके अलावा क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O बनेगा। ये 2 पदों का रिएक्शन होगा। तो क्षार के साथ भी अगर क्या करें, हम इसको गर्म करें, NaOH के साथ गर्म करेंगे, है ना, चाहे KOH, किसी भी क्षार के साथ गर्म करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो क्या होता है, क्रोमेट में अगर NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम क्रोमेट को अगर क्या करें, हम किसी क्षार के साथ गर्म करें तो क्या होगा, पोटेशियम क्रोमेट में क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2KOH, 2 दूना भी क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 2K2Cr O4 प्लस कैसा होगा H2O। ठीक है ना। तो क्षार के साथ क्रिया करने पे कैसा, क्षार के साथ क्रिया। दोस्तों तीसरा जो है इसका महत्वपूर्ण रिएक्शन है, अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको बड़ा बारीकी से समझना होगा, क्योंकि जितने भी ऑक्सीकरण इसकी अभिक्रियाएं हैं ना, ये तीसरा समीकरण पर ही क्या है, आधारित है। तीसरा क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। देखिए बहुत ही खास रिएक्शन है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को Cr2S1 को क्या करें, हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करें तो यहां 2-3 यौगिक होगा। ये पोटेशियम क्या होगा, इस SO4 के साथ क्रिया करके पहला बना बनेगा कैसा, K2SO4 बना लेगा, पहला पदार्थ पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। इसके अलावा क्या बनाएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्रोमियम भी इस SO4 के साथ क्रिया करके बना लेता है कैसा, Cr2SO4 होल थ्राइस बना लेगा। यानी पोटेशियम सल्फेट तो बनता है, साथ में क्या होगा, क्रोमियम सल्फेट भी बनता है। इसके अलावा क्या है, ध्यान रखिएगा, चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हाँ जल भी बनाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है ना, यहां पे क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ये सबसे खासियत है। ऐसी नवजात ऑक्सीजन के उत्पन्न होने का ध्यान रखिएगा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो कैसा होता है, प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसीलिए कहते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक क्या है, पदार्थ है। इसको बैलेंस करें हम, ध्यान रखिएगा, तो 3 SO4 यहां एक है, कुल मिलाकर 4 SO4 यूज होगा। अब इसी के हिसाब से बैलेंस कर लीजिए, 4 दूना क्या है 8H है, तो यहां क्या होगा, ये भी 4 दूना 8H हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात कर ले, बाकी बैलेंस होंगे। ऑक्सीजन कितना है, 4 चौके 16, 16 और 7 23, यहां कितने हैं, 4 तिये 12, 4 16, 16 4 20 और 3 कैसा 23, यानी क्या होगा, 3 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक अणु जो है, ध्यान रखिएगा, वो 3 नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आपको याद करना ही होगा, क्योंकि इसी रिएक्शन की सहायता से हम सारे ऑक्सीकारक गुण चलेंगे। देखिए एक अगला पद भी दिया होगा रासायनिक गुण, इसको जरा देखते हैं क्या है। तो चौथा रासायनिक गुण चल रहे हैं क्या, ऑक्सीकारक गुण।
देखिए दोस्तों, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में ही क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराए हैं, चाहे हम क्या करें, अम्लीय माध्यम की बात करें, तो रिएक्शन सेम होगा, यही होगा। अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, Cr2 है ना, K2Cr2 और कैसा O7, और सेम रिएक्शन होगा 4H2SO4 इक्वल टू क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज और प्लस कैसा 4H2O और प्लस क्या है 3 ऑक्सीजन, है ना। ऐसा ब्रैकेट में कर रहा हूं, नहीं लगेगा कि 30 लिखा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक गुण है। ध्यान रखिएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया आएगा तो भी यही चलेगा, और अगर क्या होगा ऑक्सीकारक गुण भी आएगा तो क्या होगा, यही चलेगा, यानी दोनों रिएक्शन वही है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है अम्लीय माध्यम में, किस माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में जो होता है क्या करता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। और ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, किसी पदार्थ को जो क्या करे, ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, वो क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। ठीक है। इस रिएक्शन में अगर देखा जाए ना यहाँ पे, तो अगर इसमें देखा जाए, इस पोटेशियम को हटा दें, यहाँ पे क्या हम थोड़ा तुल्यांक भार की ओर चल रहे हैं, तो थोड़ा जरा समझिए। इसको अगर देखें ना तो यहाँ पे Cr2O7 2- आयन के रूप में मिलेगा। ठीक है। एक आयन विनिमय पढ़ेंगे विधि, तो यहां अगर क्या आयन विनिमय विधि की रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, 14H और प्लस क्या 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कैसा 2Cr3 प्लस और प्लस कैसा 7H2O। देखिए ये रिएक्शन थोड़ा इसी संबंधित है ऑक्सीकारक गुण से। एक आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो उसमें हमको मिलेगा कैसा, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को संतुलित करना। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला अगर क्या करेंगे, हम इसको संतुलित करेंगे ना, तो हमें समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा। जरा समझिए, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +6 होता है। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, +12 मिलेगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +3 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, +6 मिलेगा। ठीक है। अब अगर देखा जाए ना, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था +12 है, यहाँ +6। एक तरफ +12 है, दूसरे तरफ क्या है, +6 है। इसीलिए क्या करता है ना, जब 6 इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ते हैं ना माइनस का, तो इसका टोटल क्या होगा, +6 होगा, और इसका टोटल भी क्या होगा, +6 होगा। 12 में से क्या करेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल 6। तो क्या करता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है, ये इस आयन में चेंज होता है। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6, यहाँ +3, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, इसी इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर क्या होता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार निकलता है। कैसे निकलता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, K2Cr2A7 का कैसा तुल्यांक भार कितना होता है भाई, तो अणु भार का, ध्यान रखिएगा, अणु भार का कितना होता है, 1/6 होता है। ये 1/6 क्यों हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट किया। अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना, तो उसका तुल्यांक क्या होगा, अणु भार का 1/4 हो जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या होता है यहाँ पे ना, कि अणु भार का क्या होगा, 1/6 होगा, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट जब क्रोमेट में से, ध्यान रखिएगा यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +3 है, मैं इसी को उठा के लाया हूं यहाँ पे। इसमें कितना है, ये इसका ये भाग है, इसमें +6, तो क्या है ना, +6 ऑक्सीकरण अवस्था +3 में कन्वर्ट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसी के आधार पर ध्यान रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांक भार होता है। तो इसका तुल्यांक भार कितना हो जाएगा, जरा समझिए। तो अगर देखा जाए ना तुल्यांक भार, तो इसका क्या हो जाएगा, अणु भार, ये सूत्र हो जाएगा ना, किसका, अणु भार, और बटे क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सूत्र क्या हो जाएगा, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब किसका तुल्यांकी भार चल रहे हैं हम, सीधी सी बात है, K2Cr2O7 का। तो ये भी क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 का अणु भार। तो कुल मिला के हम देखिए अणु भार बता चुके थे, कितना था इसका, 294 था। इलेक्ट्रॉन 6 ग्रहण किया, टोटल मिला के कितना मिलेगा हमको, 49 या 49। तो याद रखिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो तुल्यांकी भार हो कितना होता है, 49 होता है। इस पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं। तो ये कैसे प्राप्त किया जाता है,
तो इसी ऑक्सीकार्ड रिएक्शन से, ये ऑक्सीकार्ड रिएक्शन में क्या है, ये क्रोमेट आयन जो है इसमें क्या होगा, इसकी ऑक्सीजन +6 है, और यहाँ जो है ध्यान रखिएगा क्या है, क्रोमियम सल्फेट वाला क्रोमिक लवण है, इसमें क्या है +3 का है। इसी डिफरेंस के आधार पे ये तय किया जाता है कि 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसी के आधार पे इसका निकलता है कैसा, तुल्यांकी भार। तो याद रखिएगा हम इसको क्या है आयन के रूप में तोड़ करके नहीं निकालेंगे तुल्यांकी भार। कई लोग क्या करते हैं ऐसा तोड़ देते हैं 2K+ है ना, और प्लस कैसा यहाँ पे Cr2O7 2-, तो ऐसा कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे +2 लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये 2 नहीं आएगा, यहाँ 6 रहेगा। इस समीकरण में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए क्या करते हैं अणु भार में क्या करते हैं हम 6 से भाग दे करके इसका तुल्यांकी भार हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये है तुल्यांकी भार निकालने का क्या तरीका। चलिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अब उसकी ओर चलते हैं, और वो टॉपिक क्या है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलते हैं दोस्तों, अब हम देखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। देखिए अभी हम बात कर चुके हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में क्या करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है, और इसकी हम रासायनिक गुण क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अभी देखें आप लोग ना, उसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। समीकरण कौन था अभी हमारा ऑक्सीकरण वाला, तो समीकरण था हमारे यहाँ पे K2 Cr2O7 प्लस क्या था 4 H2SO4 इक्वल टू क्या मिला था हमको यहाँ पे K2SO4, और प्लस क्या मिला था हमको Cr2SO4 होल थराइज, और प्लस कैसा 4H2O, और प्लस कैसा 3 ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा इसी रासायनिक समीकरण की सहायता से हम बहुत सारे कह सकते हैं ऑक्सीकारक गुण को देखेंगे। तो एक एक समीकरण को समझेंगे। तो पहला आपका यहाँ एग्जाम्पल क्या है, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। अब इसको कैसे लिखेंगे, समीकरण कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे मैं आंशिक समीकरण विधि के द्वारा समझा रहा हूं। पहला, किस प्रकार फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। चलिए दोस्तों, कुछ मोटी मोटी बातों को जरा समझ लीजिए। याद रखिएगा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण करता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण के लिए क्या होगा, हमको 2-3 चीज जानना होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज देखिए, ऑक्सीकरण करने के लिए या तो केवल ऑक्सीजन भाग ले सकता है, या फिर क्या होगा ऑक्सीजन के साथ जल यूज हो सकता है, और एक तीसरा क्या यूज हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ H2SO4। ये 3 चीज को याद रखिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कहीं भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम ऑक्सीकारक गुण पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 पदार्थ का यूज होता है। या तो क्या होगा केवल ऑक्सीजन भाग लेकर के उस पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देगा, या फिर ऑक्सीजन के साथ जल यूज हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल यूज हो सकता है। तीनों में से कोई एक ही होगा, या तो केवल इसका यूज होगा, या इसका, तीनों यूज नहीं होंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन के साथ जल भी ले सल्फ्यूरिक अम्ल ले, तीनों में से कोई एक ही लेगा। या तो केवल ऑक्सीजन ऑक्सीकृत करेगा, या फिर क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ H2 ऑक्सीकृत करेगा, या फिर क्या होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो निर्भर करता है परिस्थिति पे। तो देखते हैं हम कैसा है। जैसे पहला क्या है, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो आप 3 बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, ऑक्सीजन प्लस H2O और ऑक्सीजन प्लस H2SO4। अब कहेंगे कि हम किसका यूज करेंगे। देखिए परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑलरेडी हमको समझ में आएगा कि हमको क्या यूज करना है। केवल ऑक्सीजन उपयोग करना है कि ऑक्सीजन के साथ जल उपयोग करना है, कि ऑक्सीजन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग करना है। देखिए अब पहला क्या है, फेरस सल्फेट का कह रहा है क्या, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। अब इसको हमको देखना है। तो देखो पहला पद तो यही होगा। पहला पद को क्या करेंगे, आंख मूंद के ही लिख लेंगे हम। कैसा लिख लेंगे, K2 Cr2O7 प्लस 4 H2SO4। जितने भी रासायनिक समीकरण ऐसे लिख लेंगे। प्लस इसमें क्या है, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थराइज, प्लस कैसा 4H2O, और प्लस 3 9 ऑक्सीजन। पहला पद यही है। अब हम ध्यान रखिएगा दूसरे पद की ओर चल रहा है। करे फेरस सल्फेट, सूत्र क्या होगा, तो फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4।
कन्वर्ट हो रहा है फेरिक सल्फेट, सूत्र हमको मालूम होना चाहिए। फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या होगा, Fe2SO4 होल थ्राइज। अब मान लीजिए हमें यहां ऑक्सीजन भाग ले रहा है केवल, तो अनुभव करिए कि यहां किसी भी तरह से बैलेंस करेंगे ना तो SO4 की संख्या क्या है, ज्यादा है। आप खुद अनुभव करिए कि यहां SO4 हमको ज्यादा चाहिए, तो क्या केवल ऑक्सीजन की यूज करने से मिलेगा, या ऑक्सीजन के साथ अगर H2 यूज करेंगे तो क्या SO4 ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी ऑक्सीजन के साथ हमको क्या यूज करना होगा, H2SO4। याद रखिएगा, अगर हमको दिख रहा है कि सल्फेट की संख्या ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पे H2SO4 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम यहां पे, H2SO4 यूज करेंगे। अब इसी समीकरण को हम बैलेंस करेंगे। देखिए अब अनुभव करो यहां पे, अब SO4 कितना है, 3 है, Fe2 हो रहा है, मतलब क्या करेंगे हम यहां ऑलरेडी पहले से 2 लगा देंगे। लग गया 2, कितना लग जाएगा यहां पे, तो 2 लग गया, 2FeSO4 हो गया, यही हो गया ना। और प्लस कैसा H2SO4 और प्लस कैसा ऑक्सीजन, तो क्या हो गया यहाँ पे Fe2SO4 होल थ्राइज हो गया, मतलब 2-2 बैलेंस हो गए यहाँ पे। अब समझो, अब देखा जाए तो 2 Fe कैलड है, SO4 भी है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा यहाँ पे, H2O। मेरे को लगता है कि अब समीकरण बैलेंस हो चुका है। अनुभव करिए, 2Fe 2Fe SO4, यहां कितना है, 2 और 1 3, SO4 3 हो गया, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंप्लीट है। अब करना क्या, ध्यान रखिएगा, इसमें नवजात ऑक्सीजन को हमको समाप्त करना होगा। ये नवजात ऑक्सीजन और ये नवजात ऑक्सीजन समाप्त करना होगा। अब इसमें 3 नहीं बैठाएंगे हम, चूंकि अपने आप में क्या बैलेंस है, तो क्या करेंगे हम इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, ताकि ये 3 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन क्या होगा, पूरी तरह से कट जाए। मेरे को लगता है कि कट गया, 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया कंप्लीट, ये कट गया। अब देखो कोई मैच कर रहा है क्या, K2Cr2O7 राइट साइड कहीं नहीं है, H2SO4 भी राइट साइड कहीं नहीं है, FeSO4 भी राइट साइड कहीं नहीं है ना। अब क्या है, नहीं है, तो क्या करेंगे, बाकी सबको जोड़ लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं, K2Cr2O7 को, तो हो जाएगा यहां पे K2Cr2O7 प्लस, देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या होगा, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 यहां पर और 4 यहां से, कितना हो जाएगा 7 H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, K2SO4 यही अकलौता है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या, K2SO4, इसको भी लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पे Cr2SO4 होल थ्राइज लिख सकते हैं। अब जरा समझिए यहाँ पे Fe2SO4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 Fe2 होल, है ना, Fe2SO4 होल थ्राइज प्लस, और क्या बच गया देखो, तो 3 से मल्टीप्लाई किए 3 H2O यहां और 4, कुल मिलाकर क्या बनेगा 7 H2O। बस यही क्या होगा, इसका कंप्लीट रासायनिक समीकरण होगा। ये चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूर्ण अभिक्रिया है। तो देखिए पहला पद हम वही यूज किए, कौन सा, ऑक्सीकारक वाला ही समीकरण को, यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वाला ही समीकरण को। बाकी दूसरे पद में हमने क्या किया, इसको बैठाया, क्या बैठाया, फेरस सल्फेट को कन्वर्ट किया क्या, फेरिक सल्फेट में। अब अगर परीक्षा में आएगा तो कई तरह से प्रश्न आ सकता है, क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया फेरस सल्फेट के साथ कराई जाती है, ऐसा भी आ सकता है, तो आपको देना पड़ेगा अम्लीय माध्यम में। या ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है, क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय माध्यम की क्रिया किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ कराई जाती है। तो आपको पॉइंट याद रखना होगा कि फेरस सल्फेट को सदैव किसमें, तो फेरिक सल्फेट में क्या होता है, ऑक्सीकृत किया जाता है। तो आखिर हम कैसे लिखेंगे परीक्षा में, अगर ऐसा आएगा परीक्षा में तो हम कुछ इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, हम कुछ ऐसा लिखेंगे, इसके बाद समीकरण। देखिए शुरुआत में ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है अम्लीय माध्यम में क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो फेरस सल्फेट लवण को क्या करता है, फेरिक सल्फेट लवण में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम, ये तीनों पद का हम रासायनिक समीकरण दे सकते हैं। दोस्तों ये 3 पद पूर्ण अभिक्रिया ये है, अगर आप चाहें ना तो केवल इस आखिरी पद की सहायता से इस पूरे रासायनिक समीकरण को समझा सकते हैं।
ये 3 पदों में करने का मतलब क्या है ना कि केवल अगर आपको ये याद है तो ये 2 ऑटोमेटिक आप बना लेंगे। और अगर इसको अलग से क्या करेंगे ना अलग, तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, आपको बार बार हर समीकरण को बहुत याद करना पड़ेगा। तो ये वाला जो तरीका है ना बहुत सरल है। एक आध एग्जाम्पल और देख के चलेंगे हम यहाँ पे। तो ये तरीका बहुत इजी है, 3 पदों में क्या सरलता से बना सकते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है, अगर ये ध्यान है समीकरण, तो इस समीकरण को भी देकर क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो लिखने का तरीका बस वही रहेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन देता है या उत्पन्न करता है, जो फेरस सल्फेट लवण को क्या करता है, फेरिक सल्फेट लवण में ऑक्सीकृत कर देता है। चलिए दोस्तों और एग्जाम्पल देखते हैं कि और किनको किस में परिवर्तित करता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ क्या है, आयोडाइड लवण का आयोडीन में ऑक्सीकरण। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला पद तो दोस्तों वही रहेगा जो शुरू से देखते आ रहे हैं। पहला पद क्या है, K2Cr2O7 और प्लस कैसा 4H2SO4। कन्वर्ट किस में हो रहा है इसमें, तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज और प्लस कैसा 4H2O और प्लस कैसा 3 नवजात ऑक्सीजन। तो पहला पद तो वही रहेगा। अब दूसरा पद में कह रहा है क्या, आयोडाइड लवण, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, पोटेशियम आयोडाइड Ki। कह रहा है कि इसमें आयोडीन में ऑक्सीकरण, मतलब क्या बनना है यहाँ पे, I2 बनना है। सीधी सी बात है। अब अनुभव करेंगे हम यहाँ पे। देखिए अगर केवल और केवल ऑक्सीजन लेगा ना तो क्या होगा, K की क्रिया ऑक्सीजन से नहीं होगा, H2O की क्रिया हो सकती है OH से, पर ध्यान रखिएगा सबसे अच्छी क्रिया क्या होगी यहाँ पे H2SO4 के साथ ही होगा। तो क्या बनाएगा ये K, इसके साथ क्रिया करके बनाएगा K2SO4। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो साथ में क्या बन जाएगा H2O। ये ना पहला पद तो आपको बिल्कुल मालूम ही है। अब इसी को हम क्या करना है, बैलेंस कर लेना। I2 मतलब क्या करना पड़ेगा 2, I2 बैलेंस हो गए, K2 ये भी बैलेंस हो गया, SO4 एक ये भी बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ये भी बैलेंस हो गया। है ना, समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हमारा लक्ष्य क्या है, इन दोनों ऑक्सीजन को क्या करना, समाप्त करना। तो कैसे समाप्त होगा, बस पिछले ही पद जैसा क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके K2SO4 बनाता है। इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किए, जल का यूज नहीं किए, है ना। तो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए ये दोनों कट गए और कुछ मैच कर रहा है क्या, जरा समझिए। तो देखो K2Cr2O7 इधर कहीं भी नहीं है, H2SO4 भी इधर कहीं नहीं है ना, Ki भी इधर कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए यही केवल कटेगा। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर फिर वही मिलेगा हमको, कैसा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 और इसका 3 कितना होगा 7H2SO4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या होगा 6 Ki। इधर इतना ही बचेगा, यही ना, दाएं साइड चले तो देखो 3 K2SO4 यहां एक ऊपर, तो कितना हो जाएगा 4 K2SO4, क्रोमियम सल्फेट अकेला है Cr2SO4 होल थ्राइज। अब जरा समझिए I2 कितने I2 हो जाएंगे, तो ये 3I2 हो जाएगा और क्या बच गया H2O, 4H2O यहां पे और 3 इधर, कुल मिलाकर क्या बचेगा 7H2O। ये क्या होगी, दूसरी कंप्लीट रिएक्शन होगी। दोस्तों कितनी इजी है, यानी अगर पहला पद हमको पता है ना तो दूसरे पद को सिंपल यूज करके क्या कर सकते हैं, हम सभी की ऑक्सीकरण गुण को बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसका भी तरीका होगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, वही लिखेंगे हम यहाँ पे। पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो क्या करता है आयोडाइड लवण को आयोडीन में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ये दूसरा कह सकते हैं महत्वपूर्ण कैसा है, ऑक्सीकारक गुण है। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या होगा। तीसरा कह रहा है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण। तो पहला रिएक्शन तो वही होगा चिर परिचित, क्या है हमारा रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4। अब तक तो याद हो गया आप लोग दोस्तों, है ना, इक्वल टू क्या बना भाई यहाँ पे K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज प्लस कितना
4H2O और 3 नवजात ऑक्सीजन। ये तो याद हो गया होगा अब तक। अब जरा समझिए यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यूज कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन तो लेगा ही लेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। आप मनमोहर करिए कि ऑलरेडी H2SO4 बदल रहा है तो H2SO4 भाग नहीं लेगा, किसकी आवश्यकता होगी? हाइड्रोजन की। तो हम यहां क्या करेंगे? H2O का यूज करेंगे। अब देखो बैलेंस करके है क्या? 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 सल्फर, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 1 3 1 4। ऑलरेडी ये बैलेंस हो चुका है। अब वही काम करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों यहां एक बात और क्या करना होगा, क्या कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल भी मैच कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो हमको काटना पड़ेगा। यहां 3 सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां 4 है, तो क्या होगा? 3 कट जाएगा, तो यहां मतलब एक तरह से पूरी की पूरी कट जाएगी। लेकिन इसको पूरा नहीं काट सकते हैं क्योंकि 3 कटेगा तो 1 बचेगा। तो उसके हिसाब से हम यहां पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या मिलेगा? समीकरण ऐसा मिलेगा K2Cr2O7 और सिंगल बचेगा H2SO4। याद रखिएगा, ध्यान देना पड़ेगा यहां पे ना, 3 इधर है 4 इधर है, तो 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। SO2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3SO2। इधर क्लियर है, बाकी सेम रहेगा इधर। K2SO4 प्लस कैसा? Cr2SO4 होल थ्राइज और प्लस कैसा? ये 4H2O, ये 4H2O। यही क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण का होगा। क्या लिखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। ये तीसरा कह सकते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण है किसके? ऑक्सीकरण गुण का। चलिए चौथा चलते हैं। क्या अगला करें? क्या हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण, तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहला पद तो वही रहेगा, फिर से उतार रहा हूं मैं उसी को, है ना। K2Cr2O7 पूरी रिवीजन आप लोग की हो गई होगी अब तक। H2SO4 इक्वल टू कैसा? K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज और प्लस कैसा? 4H2O और प्लस 3 नवजात ऑक्सीजन। अब कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S का किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सल्फर में, मतलब सल्फर में बदलेगा। अब यहां हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये H2S सल्फर में तो बदल रहा है, हाइड्रोजन का क्या होगा? तो देखिए सिंपल लग रहा होगा इसमें क्या कि अगर ऑक्सीजन यहां भाग लेता है तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? H2O। और कुछ बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दिख रहा होगा ना, बहुत सिंपल है। ऑलरेडी हाइड्रोजन बचा था, ऑक्सीजन मिलकर बना लिया H2O। तो केवल और केवल यहां ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, बाकी किसी पदार्थ का यूज नहीं हो रहा है, ना H2O का ना H2SO4 का। अब सेम वही काम करना है, 3 इधर 1, यानी क्या करेंगे यहां पे? वही 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बाकी कोई मैच तो करेगा नहीं, H2S इधर है नहीं, H2O इधर है नहीं, बस जोड़ दीजिए। तो क्या मिलेगा हमको? समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा। तो पहला पद तो वही मिलेगा यहाँ पे, K2Cr2O7 प्लस क्या मिलेगा हमको? 4H2SO4। हाँ, ये 3H2S हो जाएगा। इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3H2SO4। इधर क्या बचा? तो इधर बचा K2SO4 प्लस क्या बचा है? Cr2SO4 होल थ्राइज। यस कितना हो जाएगा? 3S, ठीक है ना, 3S और प्लस क्या बचा इधर? 3 और 4 7, 7H2O। तो कई रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा 7H2O मिलेगा। ये इसका कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो ये चौथा महत्वपूर्ण क्या है? ऑक्सीकारक गुण कैसा? हाइड्रोजन सल्फाइड का कैसा? सल्फर में कैसा ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इजी समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और चलते हैं दोस्तों, आखिरी है, और वो क्या है? सल्फाइड का सल्फेट में ऑक्सीकरण। इसको जरा देखते हैं। सल्फाइड का सल्फेट में ऑक्सीकरण, इसको जरा समझते हैं। तो पहला पद तो वही रहेगा, क्या? K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 इक्वल टू क्या बना यहां पे? K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज और प्लस कैसा?
4H2O और प्लस के साथ 3 नवजात ऑक्सीजन। अब करें सल्फाइड अयस्क का सल्फेट में ऑक्सीकरण। सल्फाइड सोडियम सल्फाइड हो सकता है, पोटेशियम सल्फाइड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम सोडियम सल्फाइड यूज कर रहे हैं। सूत्र क्या होगा सोडियम सल्फाइड का? Na2SO3 कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट मतलब Na2SO4 में। अब खुद अनुभव करो दोस्तों, SO3 कन्वर्ट हो रहा है SO4 में, तो केवल किसकी आवश्यकता होगी? हमको लगता है केवल एक नवजात ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। हो गया, बस क्या करना है आपको? सेम वही काटना होगा। 3 है, यहां सिंगल है, तो क्या करना पड़ेगा इस पद में? वही फिर से 3 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। अब जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो गया? कट गया। क्या मिलेगा? K2Cr2O7 प्लस 4 है तो 4H2SO4। ये कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3 Na2SO3। इधर क्या हो जाएगा? तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 Na2SO4 और बाकी क्या होगा? 4H2O है तो 4H2 इधर नहीं है ना। ये कह सकते हैं क्या? महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक गुण। दोस्तों उम्मीद है पोटेशियम डाइक्रोमेट के सारे ऑक्सीकारक जो महत्वपूर्ण गुण थे उदाहरण से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें भी लिख सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है अम्लीय माध्यम में क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो सल्फाइड लवण को क्या करता है? सल्फेट लवण में सरलता से क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। यही एक ऐसा सल्फाइड का सल्फेट में ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो अति महत्वपूर्ण है कह सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। एक टॉपिक कभी कभी पूछ देता है, क्या है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण? इसको जरा हम समझते हैं। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण ठीक है क्या? ये वास्तव में क्या है? जो प्रैक्टिकल या प्रयोग करते हैं ना, उसमें क्लोराइड मूलक की पहचान के लिए समझिए एक विशेष परीक्षण है क्लोराइड मूलक की निश्चयात्मक परीक्षण। क्लोराइड मूलक की क्या करते हैं? निश्चयात्मक परीक्षण। इसके लिए क्या करते हैं? हम क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण करते हैं। क्या है जरा समझिए। मान लीजिए कोई मिश्रण है आपके पास, KCl है, ठीक है, KBr है ना। इसी प्रकार मान लीजिए क्या है? H2SO4 है। इसी प्रकार क्या हो सकता है? HCl है। तो क्या दिख रहा होगा आपको कि ये दोनों ही में ही Cl है, इसके अलावा इनमें Cl नहीं है। कभी कभी क्या होता है? भ्रम हो जाता है। हमने क्या कहा? कभी कभी भ्रम हो जाता है। कैसे? जैसे KCl और KBr में, इन दोनों में अगर क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण वगैरह, तो क्या करते हैं? दोनों पीला अवक्षेप देते हैं। ये तो सफेद अवक्षेप देगा, सॉरी, ये ब्रोमीन क्या है? पीला अवक्षेप देगा, और आयोडीन जो है गहरा पीला देता है। तो कहीं कहीं क्या होता है ना कि वास्तव में क्लोरीन है कि नहीं, क्लोरीन है कि नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? निश्चित करने के लिए कि वास्तव में क्लोरीन है कि नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? हम क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण करते हैं। इसको ऐसा समझिए, जैसे क्या कर रहे हैं ना, आप प्रयोगशाला में अगर जल का यूज कर रहे हैं तो हमको मालूम है जल में क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर कहीं कहीं होता है। अगर आंसू जल का यूज न करके हम सामान्य जल का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर रहेगा, और ऑलरेडी ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा? क्लोरीन रहेगा। हो सकता है H2SO4 में मिश्रण के रूप में दिया गया हो, परीक्षण कर रहे हैं, हमको क्या मिला? सफेद अवक्षेप मिला। तो सफेद अवक्षेप मिलेगा तो हमको भ्रम हो जाएगा कि वास्तव में इसमें क्लोरीन है कि नहीं, क्योंकि पानी में अगर गलती से भी क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो वो भी क्या करेगा? क्लोरीन का परीक्षण देगा। तो इसीलिए क्या है ना, क्लोरीन का निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण करते हैं। अगर पानी में क्या होगा? क्लोरीन होगा, तो क्या होगा? इस परीक्षण में हम पानी का यूज करेंगे ही नहीं करेंगे, सीधे सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करेंगे तो क्या होगा? क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण नहीं देगा। लेकिन अगर KCl वास्तव में रहेगा, है ना, या HCl रहेगा, तो क्या करेगा? ये परीक्षण देगा। तो करते क्या है ना, यहाँ सूखा रिएक्शन करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं क्या? 2-3 पदार्थों को
तो इसमें क्या है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं, इसीलिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, इसको हम लेकर के चल रहे हैं। देखिए करते क्या है ना कि वही अम्लीय माध्यम का यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, हम सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करेंगे, H2SO4 का यूज करेंगे। सपोज दैट मिश्रण के रूप में हमारे पास क्या था, KCl है, पता नहीं था, पहले से चूर्ण दिया हुआ है। अब हम समझेंगे क्या परीक्षण दे रहा है, यानी जो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण करेंगे ना, सल्फ्यूरिक अम्ल को साथ में लेकर करेंगे परीक्षण, इसकी उपस्थिति में होगा अम्लीय माध्यम में। तो देखा गया है ना कि अगर उसमें क्लोरीन रहेगा ना, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके यहाँ एक विशेष यौगिक बनाएगा। सूत्र क्या होगा, CrO2 और कैसा, Cl2। ये वास्तव में किसका सूत्र है, यही क्रोमिल क्लोराइड का है। किसका सूत्र है, ये क्रोमिल क्लोराइड का है। और ध्यान रखिएगा, अगर क्रोमिल क्लोराइड बनता है ना, तो इसकी नारंगी रंग की वाष्प बनती है। अगर टेस्ट ट्यूब में नारंगी रंग की वाष्प बन गई तो हमको मालूम हो गया क्या बन गया, क्रोमिल क्लोराइड। तो मिश्रण में कहेंगे हम क्लोरीन उपस्थित है। अगर इसका यूज किए होते तो क्या मिलता, हमको नारंगी रंग की वाष्प नहीं मिलता। तो एक तरह से क्या हो गया, ये नारंगी रंग का वाष्प प्रूव कर दे रहा है कि यहाँ क्रोमिल क्लोराइड बन रहा है। और इसी क्रोमिल क्लोराइड बनने के कारण हम कह सकते हैं कि जो दिया गया मिश्रण है उसमें क्लोरीन क्या है, निश्चित रूप से क्या है, उपस्थित है। इसके अलावा और भी बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोटेशियम में सल्फ्यूरिक अम्ल है तो यहाँ पे क्या होता है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है, KHSO4 भी बनेगा। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या होगा, पानी भी बनेगा। इसी को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा, ये 6H2SO4 हो जाएगा, ये क्या होगा 4KCl हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 2Cr हो जाएगा। इधर क्या होगा 7 है ना, ध्यान रखिएगा, सॉरी 6KHSO4 हो जाएगा। और पानी की बात करें तो 3H2 बैलेंस कर लेंगे। तो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है, परीक्षा में आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम कह सकते हैं किसी भी मिश्रण में अगर क्लोरीन उपस्थित है तो क्लोरीन की निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। यानी क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण की सहायता से हम निश्चित कर सकते हैं कि दिए गए मिश्रण में क्लोरीन उपस्थित है अथवा नहीं है। अगर क्लोरीन उपस्थित होगा तो क्या होगा, इस रासायनिक क्रिया में हमको उसका क्रोमिल क्लोराइड का नारंगी रंग का वाष्प मिलेगा। अगर नारंगी रंग का वाष्प मिलता है तो हम कहेंगे कि हाँ, दिए गए मिश्रण में क्या है, क्लोरीन निश्चित रूप से क्या है, उपस्थित है। और अगर हमको नारंगी रंग की वाष्प नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या है, क्रोमिल क्लोराइड यहाँ पर नहीं बना है। और अगर क्रोमिल क्लोराइड नहीं बना है, इसका मतलब क्या है, मिश्रण में क्लोरीन उपस्थित नहीं है। इस तरह से दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट का चूंकि क्या है, इस परीक्षण में यूज करते हैं, इसीलिए क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं, किसी क्लोरीन युक्त पदार्थ के साथ क्रिया कराते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड की यहाँ नारंगी रंग की वाष्प बनती है। इस रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से हम क्लोरीन मूलक के क्या करते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण करते हैं। दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, जितनी भी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया थी, वो सारी जानकारी मैं कंप्लीट रूप से दे चुका हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स, कोई दिक्कत या कोई भी समस्या रह गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट्स कर सकते हैं। और भी कह सकते हैं, डिटेल हम जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता थी मैं लगभग भरपूर जानकारी दे चुका हूं। ठीक है, अगर किसी कोई समस्या होगा तो फिर से बोल रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये रासायनिक समीकरण, इससे संबंधित पोटेशियम डाइक्रोमेट की जितनी भी जानकारी है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं कंफर्म सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक्स, धन्यवाद।